नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आज से हम लगातार 1 जून तक, या यूं कहें कि काउंटिंग तक, 4 जून तक हम लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बुद्धिजीवियों से हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी जो इस फील्ड के एक्सपर्ट रहे हैं, खास करके पत्रकार, प्रोफेसर, इलेक्शन पे खास एनालिसिस करने वाले लोग जो हैं, अब तो उनकी भी जरूरत होने लगी है। अब तो कार्यकर्ताओं की जरूरत तो रही नहीं, अब एक्सपर्ट उस तरीके के जो इनके पास डाटा है, ऐसे लोगों से भी हम लगातार आज के बाद जुड़ते रहेंगे। ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात रोजाना होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम सब लोग एक साथ मिले और वर्तमान जो देश के राजनीतिक हालात हैं, चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, जबकि अब वो इंडिया गठबंधन का वो स्वरूप नहीं रहा जिस स्वरूप की हम चर्चा शुरुआती दौर में करते थे, या फिर एनडीए 400 पार का जो नारा है, उस नारा में कितना दम है। इन सब तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतीश के झा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के सीनियर प्रोफेसर हैं और बिहार और देश की राजनीति पर इनकी अच्छी पकड़ है। स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं तो व्यवहारिक पहलू, सैद्धांतिक पहलू और जो चीजें दिख रही हैं उन तमाम चीजों पर इनकी खास नजर बनी हुई है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, पूरे इलेक्शन पीरियड में हमारी कोशिश रहेगी कि इनसे लगातार हम आपको इनसे मुलाकात होती रहे और जो अपडेट, जो भाषण के दौरान, क्योंकि अपने यहाँ तो बस चुनाव प्रचार के दौरान ही कोई न कोई ऐसा नैरेटिव सेट होता है जिससे वोटिंग प्रभावित होती है। कोई 4.5 साल या 4 साल 11 महीने का कोई लेखा जोखा हमें नहीं लगता है कि जनता 1 महीने के दौरान जो प्रचार अभियान है उसको जज करके दे दे। होता यही है कि प्रचार अभियान के दौरान जो बातें सामने आई उसी बातों को लेकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारे साथ सतीश के जी और मयंक, हमारे साथ मयंक जुड़ रहे हैं लखनऊ से, द हिंदू के रिपोर्टर है। शुरुआत हम सतीश के झा जी से ही करेंगे कि सर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से एनडीए 400 पार, इंडिया गठबंधन आज जिस तरीके से मुंबई में अपने एक बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश की है, क्या लगता है आपको क्या होगा 2024 के चुनाव में? नमस्कार संतोष जी, अभी तो कहना मुश्किल है। 2 महीना चुनाव में काफी समय होता है। क्या नैरेटिव सेट होगा, क्या रुख बदलेगा, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें हमको लगता है जो यदि 1 on 1 फाइट हुआ बीजेपी का, इसकी संभावना बन रही है कई राज्यों में, तो बड़ा ही रोचक होगा ये चुनाव। वैसे एक परसेप्शन के लेवल पे जो एक वार हो रहा है, जो हम 400 क्रॉस कर जाएंगे, 370 को क्रॉस कर जाएंगे, वो सब तो एक तरह से पब्लिक कंजम्पशन के लिए है और जनता भी ये जानती है। जो वो कहना आसान है लेकिन उसको क्रॉस करना उतना आसान नहीं होगा इस बार। एक तो 10 साल का लगातार शासन रहा है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आता ही है। लेकिन उसके अलावे यदि आप देखें जो डिवीजन ऑफ वोट्स जो रहा है अपोजिशन पार्टीज का, यदि उसको ये मिनिमाइज कर पाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ राज्यों में यदि ये कर पाते हैं तो हमको लगता है जो आंकड़ा आएगा चुनाव के बाद वो काफी दिलचस्प रहेगा। मतलब और महाराष्ट्र तो बिल्कुल काफी रोचक चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र का, क्योंकि एक तरह से जो सुनने में आ रहा है जो शरद पवार के पक्ष में एक सिंपैथी वेव भी है, क्योंकि शरद पवार का और जो कुछ हो महाराष्ट्र में राजनीति में एक लंबे अरसे से वो पब्लिक लाइफ में रहे हैं, उनकी पकड़ है। और जिस तरह से उनके परिवार के लोगों ने उनके दल के भीतर विश्वासघात हुआ है, उससे एक सिंपैथी वेव तो होगा ही उनके पक्ष में, तो इसीलिए महाराष्ट्र और रोचक है। आज जो जिस तरीके की रैली हुई है वो रैली भी माना जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली हुई, और वहां जो गठबंधन के तमाम, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो सारे उसके बड़े लीडर वहां पे पहुंचे थे। एक संकेत, मतलब मुंबई के उस मैदान से एक संदेश भी देने की कोशिश हुई है कि हम किस दिशा में देश जा रही है, किस देश को किस मूड में ले जाने की कोशिश हो रही है, और हम तमाम लोग इसको रोकने के लिए जो भी क्षमता है हम सब मिल बैठ के करेंगे।
तो ये जो 1-to-1 का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से ममता बनर्जी अपने आप को अलग करे। महाराष्ट्र में तो वो चीजें दिख रही हैं, बिहार में भी कमोबेश वो चीजें पूरी तौर पर 2-3 दिनों में शक्ल ले लेगी। आप वही बात अगर हम बात करें तो यूपी में भी ये स्थिति दिख रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन के सबसे कह सकते हैं कि अगुआ की तरह व्यवहार कर रही थी, वो अचानक इस फोल्डर से बाहर हो गई। कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? नहीं, बंगाल वाला चीज को थोड़ा हम लोग को दूसरे नजर से देखना होगा, क्योंकि बंगाल में एक तरह से सीधा फाइट है ममता बनर्जी और बीजेपी का। कांग्रेस और लेफ्ट आज के तारीख में कोई मेजर प्लेयर नहीं रह गया बंगाल पॉलिटिक्स में। तो स्ट्रैटेजिकली यदि इंडिया अलायंस ये मान के चले, ममता हमारे साथ नहीं है इस अलायंस में, लेकिन फिर भी यदि ममता को छोड़ा जाए वहां बीजेपी से डील करने के लिए, बीजेपी से फाइट करने के लिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक चीज साफ है, जो चुनाव के बाद यदि ममता का सीट बढ़ता है तो वो बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा, या पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस में भी शायद ममता उनके साथ न जाए नवीन पटनायक की तरह। तो इसीलिए यदि बंगाल में ममता इंडिया अलायंस में नहीं भी आए और फिर भी 1-on-1 हो जाए वहां पे फाइट, तो हमको लगता है ये इंडिया अलायंस का जो लार्जर जो पोस्ट इलेक्टोरल जो सिनेरियो बनेगा उसके लिए काफी अच्छा संकेत रहेगा। हमारे साथ मयंक भी जुड़े हुए। मयंक, खास करके यूपी में चंद्रशेखर भी अब अलग तरीके का बयान देने लगे हैं। चंद्रशेखर को उम्मीद थी कि हम गठबंधन के साथ आएंगे, लेकिन अखिलेश उनको उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जबकि वहां 1-to-1 सीट पे चंद्रशेखर जैसे पेडियर को भी अगर उतारते तो मजबूती दिखती। क्या वजह रहा? चंद्रशेखर से भी अखिलेश ने दूरी बना ली और वहां ममता बनर्जी को वो सीट दे रहे हैं, लेकिन जो वहां का जो मेन फोर्स, मतलब चंद्रशेखर एक फोर्स के रूप में जरूर अपने आप को डेवलप कर रहे थे, लेकिन उसको साथ नहीं लाकर अखिलेश क्या इंडिया गठबंधन के उस मिशन को कमजोर तो नहीं कर रहे? देखिए सर, मुझे लगता है दो ऐसी पार्टियां हैं उत्तर भारत में जो लोकसभा चुनाव पे फोकस नहीं कर रही हैं, वो अगले विधानसभा चुनाव पे फोकस कर रही हैं, और इसलिए वो उन तमाम लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं जो उनके लिए आगे चल के चुनौती किसी न किसी रूप में हो सकते हैं या उनके कोर वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद को नगीना जैसी सीट, मैं थोड़ी डेमोग्राफी बता दूं नगीना का, नगीना वो सीट थी 2008 में जो परिसीमन हुआ है, उसके बाद बिजनौर जिले की ज्यादातर विधानसभा नगीना लोकसभा में चली गई। बिजनौर गढ़ रहा है दलित पॉलिटिक्स का। आप 1984 का चुनाव याद करिए, जब मीरा कुमार, रामविलास पासवान और मायावती तीनों लड़ गए थे। बाई इलेक्शन हुआ था बिजनौर में 1985-86 के अराउंड, और तीनों उम्मीदवार लड़ गए थे बिजनौर लोकसभा में। तो वो दलित पॉलिटिक्स का एक फलक्रम रहा है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। 89 में वहां मायावती जीती लोकसभा का चुनाव, बीएसपी के 3 सांसद आए थे, मायावती भी उनमें से एक थी बिजनौर से। वही सीट है नगीना, डीलिमिटेशन के बाद चेंज होके बनी है। चंद्रशेखर आजाद ने 2 महीने पहले ऐलान कर दिया था कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और वो एक दलित अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि आपको हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ना होगा, हम आपको आपका इंडिपेंडेंट सिंबल नहीं देंगे। वहीं से बात खराब हुई। मसला है कि जो रीजनल पार्टीज है, 2 पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये असेंबली इलेक्शंस को फोकस कर रहे हैं। एक जो लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी का जो इमेजिनेशन जो गढ़ा गया पटना की ही सरजमीन पे, जिसको नीतीश कुमार जिसको लीड कर रहे थे, वो आज नहीं है, वो आज उनकी रीजंस जो हो वो नहीं है वहां, लेकिन जो वो लीड कर रहे थे उस ऑपोजिशन अलायंस को अगर ये 2 पार्टियां कमजोर कर रही हैं, क्योंकि अभी जो जरूरत है कि जो चंद्रशेखर बाहर गए हैं, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की जरूरत है ऑपोजिशन को, कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सूबों के अंदर, क्योंकि यहां बीजेपी का वोट 50% प्लस हो रहा है एनडीए का। पिछली बार जहां तक मुझे याद है करीब 50% वोट मिला था बीजेपी को लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश के अंदर, और बिहार में भी नीतीश कुमार को जोड़ दीजिए तो वो 50+ था। उस हालत में जब ब्रॉडर ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत है, जहां हर % वोट कीमत रखता है, वहां मुझे लगता है कि अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, आप पटना में हैं, आपको ज्यादा बेटर पता होगा कि पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी का क्या रुख है, कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी का क्या रुख है, लेकिन
ये जो लोग हैं ये बेसिकली अपने पोटेंशियल चैलेंजर को खत्म कर देना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आज अगर चंद्रशेखर आजाद को 1 लोकसभा सीट दे दिए तो असेंबली में तो वो 15 विधानसभा की सीटें मांगेगा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो ये जो पॉलिटिक्स है उसी तरीके से बिहार में भी पप्पू यादव पूर्णिया में लड़ने वाले कैंडिडेट है, उनका असर मधेपुरा में भी है, कटिहार में भी है और सुपौल वगैरह में भी है। 3 बार इंडिपेंडेंट जो लोकसभा का एमपी रहा आदमी, तो उसका तो वजन है, उसके साथ क्या बिहेव है वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। कन्हैया कुमार का आप अग्री करे ना करे, उसके पास एक करिश्मा तो है एंटी मोदी रेटोरिक के दम पे। पोस्ट जेएनयू वो एक इमर्ज किया एक फेस के तौर पे, हो सकता है वो मीडिया ही का क्रिएट किया हुआ, लेकिन उस पे तो था। उसको लेके बेगूसराय में क्या रुख है वो आप बेटर जानते हैं मेरे से। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी रीजनल पार्टीज है इनका फोकस असेंबली इलेक्शन है, ये असेंबली इलेक्शन को फोकस कर रहे हैं और ये कुछ सीटों को चिन्हित करके चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो सीट आजमगढ़ है, परिवार की सीट, वो मैनपुरी है, वो आपको बदायूं है, वो आपको फिरोजाबाद है जहां यादव परिवार लड़ रहा है। उसी तरीके से बिहार में जो फोकस है वो छपरा जैसी सीट, पाटलिपुत्र जैसी सीट, मधेपुरा जैसी सीटें जहां परिवार लड़ रहा है वहां है कि कहीं से हम जीत जाएं, हमारी 6-7 सीटें आ जाए, परिवार के 3-4 लोग जीत जाएं, हमारा वजन बना रहे। ये फोकस है जो मेरी समझ है। वो ईमानदारी नहीं है जो होनी चाहिए थी हराने के लिए नरेंद्र मोदी को इन 2 पार्टियों में। अच्छा, हमारे साथ वो ईमानदारी महाराष्ट्र में दिख रही है, तो उसका हमें परिणाम दिख रहा है कहीं ना कहीं कि एक बड़ी लड़ाई वहां हो रही है। अच्छा, हमारे साथ रिजवी सर जुड़ गया है। रिजवी सर, जो क्षेत्रीय दल है जो बिहार में आरजेडी हो, अखिलेश हो, ये साथ इंडिया गठबंधन के साथ जरूर है, लेकिन इनकी राजनीति ऐसी लग रही है कि 2024 नहीं, उनके विधानसभा चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ओवैसी फैक्टर जो है, बिहार में भी 11 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट रहा है वहां चुनाव लड़ेंगे, यूपी में भी वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये मुसलमानों के अंदर की जो राजनीति है, अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि राष्ट्रीय फलक पर मोदी को लेकर जो चैलेंज है, उस चैलेंज को लेकर क्षेत्रीय दलों में वो कमिटमेंट नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में ओवैसी फैक्टर मोदी को एक अलग तरीके का एज दे सकता है? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं जी। आवाज आई? हाँ जी। जी, मैंने अभी एक स्टोरी भी करी थी और वो पब्लिक भी हुई थी, ओवैसी फैक्टर को ही लेके वो भी थी। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मुसलमानों की समझ में आ गया है कि ये रीजनल पार्टीज जो हैं ये इस काबिल या इनका स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है या इनमें इतनी स्पाइन नहीं है कि ये मोदी को चैलेंज कर पाए। और इसकी एक यही वजह है कि इन पार्टीज का झुकाव जो है, मुसलमानों का झुकाव जो है एक बार दोबारा जो है वो मुसलमानों की वो कांग्रेस की तरफ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये झुकाव ना होता और कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के कुछ नतीजों ने इंडिकेट ना किया होता तो शायद अखिलेश यादव अलायंस ना करते, वो पूरी 80 की 80 सीटों पे खुद ही लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। और शुरू में जो उनके बयानात जिस तरीके के आ रहे थे और जिस तरीके के उनका मतलब दिखाई दे रहा था एटीट्यूड, उससे ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा था कि अखिलेश यादव जो है वो चाह रहे हैं कि वो चुनाव अकेले लड़े, कांग्रेस के साथ वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये मुस्लिम वोटों का दबाव था कि उन्हें कांग्रेस के साथ आना पड़ा। हालांकि समाजवादी पार्टी एक एस्टैब्लिश और स्ट्रक्चर और कैडर बेस स्ट्रॉन्ग पार्टी है यूपी में, उसके बावजूद भी लोगों को वीक कांग्रेस के ऊपर ज्यादा भरोसा था अखिलेश के मुकाबले। जब अखिलेश के मुकाबले ज्यादा भरोसा था तो वैसी पे कैसे भरोसा करेगा मुसलमान यूपी के अंदर। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये चीज़ मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं या जो 2014 के बाद उसने अपने साथ सलूक देखा है इंडिया के अंदर या यूपी के अंदर, 2017 के बाद जिस तरीके से बुलडोज़र देखा है, जिस तरीके का जो कुछ भी देखा है, उसके बाद उसको ये मालूम कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि
उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या वो इस मतलब पोजीशन में नहीं है कि इस वक्त कोई एक्सपेरिमेंट कर सके, नया कोई प्रयोग नहीं करने की, किसी नया प्रयोग करने की पोजीशन में मुसलमान नहीं है। हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी इलेक्शन हो रहा होता, मतलब नॉर्मल सा इलेक्शन होता, तो 1, 2, 4 सीटों के ऊपर हम ये सोच सकते थे कि ओवैसी की तरफ वोट चले जाए। लेकिन इस वक्त चूंकि बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है, जैसा लोग कह रहे हैं संविधान को बचाने का चुनाव है, बहुत सारी चीज़ें दांव पे मुसलमानों की भी लगी हुई हैं, सीए भी आ चुका है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, और लोगों के दिमाग में एक धारणा बनाने की कोशिश भी की जा रही है हिंदू राइट को लेकर। ऐसे में मुसलमान, मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट करेगा कि वो ये ट्राई कर ले कि ओवैसी के ऊपर चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देख ले, जबकि वो ये जानता है कि ओवैसी यूपी में इस लेवल पे नहीं है कि ओवैसी जो है वो चुनाव जीत सके। जहाँ तक मुझे याद है, मैं कि 0.49% वोट आया था 2022 में इनका, ओवैसी का, इतने सारे कैंडिडेट लड़ाने के बावजूद, क्योंकि लोगों को 2020 से और 21 के 20 में जो और 19 में, जो 19 के आखिर में और 20 के शुरू में जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुआ और उसमें जो पुलिस क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद मुसलमानों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि उनको किस तरीके से वोट देना है। वैसी की तकरीरें उनको बिल्कुल अच्छी लगती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, वैसी को फॉलो करते हैं, वैसी की ट्वीट्स को लाइक करेंगे, वैसी को फॉलो करेंगे, वैसी को इंडोर्स भी करते हैं। मैंने लोगों को बात की, वैसी की बातों से सहमत है, लेकिन वैसी को वोट देने को राजी नहीं है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि वैसी को उनके अलावा कोई वोट नहीं देगा, समाज का कोई दूसरा वर्ग नहीं देगा। जब कोई दूसरा वर्ग नहीं देगा तो मुसलमान अकेले जिताने की पोजीशन में नहीं है, एक भी सीट 80 में से, तो मुसलमान अपना वोट हरगिज बर्बाद नहीं करेगा। तो वैसी फैक्टर तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है कि ये बात ममता बनर्जी क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? जो अगर ममता बनर्जी के पास अगर कांग्रेस मजबूती, विधानसभा में तो वो थोड़ा चुप हो गई कांग्रेस, लेकिन अगर लोकसभा में अगर एग्रेसिवली अगर कांग्रेस प्रचार मैदान में उतरती है तो फिर क्या होगा बंगाल? देखिए, अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी कि वहां पे सीधी फाइट जो है वो ओवैसी साहब अगर उतरते हैं, कांग्रेस वर्सेस ममता की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, देखिए, मेरी कल एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उन्हीं ने भी बताया कि कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और ममता बनर्जी के, और जैसा कि पहले सर ने भी ये बात कही कि अगर ममता बनर्जी एक भी सीट जीते या 20 सीटें जीते, जो भी जीतेंगी वो जाएगी इंडिया के ही खाते में। तो झा सर ने अभी इस बात को कहा भी था, तो मुझे भी यही है कि मुझे भी कल एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बोला कि ये एक आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कांग्रेस वहाँ पे बहुत उससे लड़ जाएगी तो फिर नुकसान इंडिया गठबंधन का ही होगा और बीजेपी को फायदा होगा, तो बीजेपी को फायदा ना हो, इसलिए ये एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन 2-5 सीट की जो गठबंधन की बात हो रही थी, क्या वहां पे कुछ ऐसा सतीश सर से जानना चाहेंगे कि सतीश सर, ये जो दिख रहा है बंगाल में कि ममता बनर्जी या फिर लेफ्ट या कांग्रेस, ये तीनों एक साथ अगर फ्रंट पे आते, जो हमारी भी बातचीत होती है, तो जो एंटी वोट है ममता का, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता था पूरी तौर पे। इसलिए एक रणनीति के तहत ये तीनों एक साथ मतलब नहीं आकर, हमें लगता है कि वामपंथी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े, ये जिसकी संभावना जताई जा रही है। क्या ये भी फैक्टर है क्या कि वहां जो एंटी इनकम्बेंसी है या ममता के खिलाफ वोट है, वो वोट तीनों अलग अलग लड़ने के बाद वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये चीजें देखने को मिली थी? ये ऐसा है संतोष जी, ये कुछ लोकल जो कंट्राडिक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको भी ध्यान में रखना होगा इस तरह के यदि अलायंस आप बनाते हैं तो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे वोटर्स हों जो ममता के बाद शायद कांग्रेस और लेफ्ट उनके चॉइस में नहीं रहता होगा और वो सीधे बीजेपी को जाएगा। तो हो सकता है यदि ये अलायंस बन भी जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वोट शिफ्ट करता बीजेपी की तरफ, ये ममता जानती है और शायद कांग्रेस भी, हमको लगता है कांग्रेस के समझ में ये चीज है।
इसीलिए यदि अलायंस नहीं बना है बंगाल में, तो हमको नहीं लगता है ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत कोई खतरा का घंटी बज रहा है। और नंबर 2, एक चीज हमको अभी याद आ रहा है, जो अरुण शौरी, जो कि एक जमाने में बीजेपी के बहुत बड़े आइडियोलॉग थे, लेकिन अभी रूठे हुए हैं मोदी जी से, तो अभी 19 के इलेक्शन के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया था, यदि ऑल इंडिया लेवल पे ये अपोजिशन पार्टीज कोई जनता पार्टी के तर्ज पे अलायंस कर ले, अंडरस्टैंडिंग कर ले, तो मोदी जी हो सकता है चुनाव में विक्टिम कार्ड प्ले करें। इसीलिए ऑल इंडिया अलायंस के बदले यदि लोकल लेवल पे यदि कुछ अरेंजमेंट हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा अभी के सिचुएशन। तो हमको लगता है जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि कहीं हो सकता है अलायंस का पार्टनर नहीं भी हो, वहाँ क्या वोटिंग पैटर्न है, क्या फैक्टर्स है, उसको ध्यान में रख के, तो हमको लगता है ये ज्यादा इफेक्टिव होगा मोदी और एनडीए का जो अलायंस है उसको काउंटर करने के लिए। उसमें बंगाल भी है, जैसे पंजाब में, और साउथ के भी कुछ स्टेट्स होंगे। जैसे पंजाब में आप और कांग्रेस पूरे सभी जगह पर समझौता उन्होंने कर दिया, लेकिन पंजाब में कहा कि नहीं, हम दोनों आदमी लड़ेंगे अलग अलग, कुछ वही रणनीति वहां भी है, वहां भी बंगाल वाला भी सिचुएशन पंजाब में भी है। यदि हो सकता है यदि ये दोनों एक साथ लड़ते, तो हो सकता है जो कुछ वोट्स ऐसा था जो कि आम आदमी को देगा लेकिन कांग्रेस को नहीं देगा, और बीजेपी में शिफ्ट होता, या कांग्रेस का वोट्स आम आदमी को नहीं जाके बीजेपी में शिफ्ट होता। तो कम से कम यदि आप दोनों वो वोट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कम से कम बीजेपी को जाने से रोकने का जो ये स्ट्रैटेजी है, ये हमको लगता है ज्यादा सही स्ट्रैटेजी है। क्या एक कार्यक्रम को एक अलग दिशा में ले जाने चाह रहे हैं, मतलब वक्त काफी, हम लोग लगभग 20 मिनट से बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सतीश सर आपसे, कि जो 1 to 1 लड़ने की बात हो रही है, जो आपने भी कहा कि 1 to 1 अगर लड़ाई होती है तो फिर बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। 400 पार की जो बात हो रही है, फिर राम जन्मभूमि के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ, एक अलग तरीके से चीजों को जोड़ने की कोशिश हुई, राष्ट्रीय फलक पर भी, फिर सीएए लाए, फिर अलायंस भी उसी तरीके से कर रहे हैं। नवीन पटनायक, नीतीश कुमार को भी साथ लाए, चंद्रबाबू नायडू को ला रहे हैं, अकाली दल से भी अलायंस हो जाए, मतलब जो पुराने एनडीए के घटक दल थे उनसे भी चाह रहे हैं कि गठबंधन हो जाए। बिहार में भी अगर हम वोटिंग की बात करें, सम्राट चौधरी उनके प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ रहे, मांझी भी रहे, पारस भी रहे, चिराग भी रहे। ये सारी स्थिति, और उसके बाद ईडी और सीबीआई का जो अपना ऑपरेशन एक तरीका है वो भी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो दिखता है थोड़ा सा, जो उतना कॉन्फिडेंट भले ही बोले 400 पार, 370 पार, लेकिन कॉन्फिडेंस तो उतना नहीं दिख रहा है। और इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ रहे हैं, ऐसे पार्टी जिनका कोई जनाधार नहीं दिखता है। लेकिन हमको लगता है परसेप्शन के लेवल पे जो है वो स्टेज करना चाह रहे हैं अपोजिशन को, जो इतने सारे पार्टी मेरे साथ आ गए हैं। अब एक चीज और है, जो ये जो अलायंस होता है उसमें वोट ट्रांसफर का जो कैपेबिलिटी है, हमको लगता है धीरे धीरे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अब उस स्थिति में नहीं है, जो अपने वोटर्स जो उनके हैं, जो उनके लिए वोट करेंगे, उनको यदि वो व्हिप जारी कर दें, जो हम नहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डाल दो, और सारे वोटर्स आंख मूंद के, जैसे कि कांसीराम कभी क्या करते थे, या मायावती भी की यूपी में, उस समय तक मुलायम सिंह और लालू भी किए। उस स्थिति में आज के तारीख में हमको नहीं लगता है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिहार यूपी में जो अपने उनके जो वोटर हैं उनको ही वोट करेंगे, और जिसको बोल दे उसी को वोट कर दे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक तो वो चीज है। दूसरा, ये छोटा छोटा जो पार्टीज हम सुन रहे हैं, अभी तक तो इनका कुछ डेमोक्रेटिकली टेस्ट नहीं हुआ है इनका स्ट्रेंथ, जैसे वो चिराग हैं या मांझी हैं या बाकी हैं, जो इनके पास वास्तव में इनका अपना भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि नहीं है। भले ही रामविलास पासवान के लीडर कहलाते थे, उनका जो भी 6%, 7%, 8% जो भी वोट है, वो सब चिराग के कहने पे जहां होगा वहां जाएगा या नहीं जाएगा, या मांझी के कहने पे मुसहर कम्युनिटी जाएगा। ये आज तक हमको नहीं लगता अभी तक 2-3 इलेक्शन में टेस्ट हो पाया है। ये बीजेपी भी भली भांति जान रहा है। तो इसीलिए हमको नहीं लगता है जो इन
छोटे छोटे पार्टीज या उपेंद्र कुशवाहा के आने से बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट हो जाए, जो नीतीश का तो वैसे ही ग्राफ नीचे जा रहा है, बीजेपी को पता है, तो उस स्थिति में ये एनडीए अलायंस का नंबर बढ़ जाएगा और इसीलिए बिहार को स्वीप कर देगा और 39 था तो 39 हो जाए या 40 हो जाए, वैसी संभावना दिख नहीं रही है बीजेपी को, और इसीलिए घबराहट भी होगा, स्वाभाविक है और दिखता भी है। वैसे लोग कहते हैं जो मोदी के जो इलेक्टोरल जो उनका ये है जो भाषण और रैली और टूर, उससे बहुत निष्कर्ष नहीं निकाली, वो हारने के सिचुएशन में और जीतने के सिचुएशन में, दोनों ही तरह के सिचुएशन एक ही तरह से इलेक्शनरिंग करते हैं। तो उनके लिए नहीं है जो हम हार रहे हैं तो मैदान में नहीं जाएंगे, ये फैक्ट है। जैसे दिल्ली के इलेक्शन में लग रहा था हम हार रहे हैं फिर भी लगे रहे, तो वो उससे बहुत कुछ इन्फ्लुएंस नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन अभी का जो माहौल बन रहा है उसमें हमको लगता है जो धीरे धीरे, और जहां तक राम जन्मभूमि का आप चर्चा किए, इनफैक्ट 22 जनवरी को हम ट्रैवल कर रहे थे बिहार में, और उस दिन का जो माहौल देखे, गांव गांव छोटे छोटे जगह, वो माहौल शायद बाद में हमको नहीं देखने को मिला। तो कहने का मतलब वो था, उस समय का माहौल था, लेकिन उस बेसिस पे लोग अभी भी वोट करने के लिए आएंगे और वही उनके दिमाग में रहेगा जो वोट डालते रहेंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं, क्या आपको लगता है कि मोदी नर्वस 90 के शिकार हुए हैं, जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी जरूर उनमें है। जो कॉन्फिडेंस उनमें शायद 2019 के चुनाव में था, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। ये बड़ा क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि वो कॉन्फिडेंस वो लूज कर गए हैं, और यही जो कॉन्फिडेंस नहीं था, इसी वजह से वो बैंक बताइए बताइए, आवाज आपकी आ रही है? बैंक आपकी आवाज आ रही है? लगता है बैंक से डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ, मैंने बैंक लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। ये राम जन्मभूमि वाली बात आप बैंक भी चर्चा किए थे सर, जब बिहार में जिस समय वो लौट रहे थे, वो माहौल और आज के माहौल में वाकई में आपको फर्क दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। और एक चीज और है ना सर, आप ही से सवाल है। 89 या एक तरह से 89 या 92 वाला पोलराइज सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब राम जन्मभूमि के बारे में कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज कोई ऐसा नहीं है जो इस इशू को इस तरह से ला रहा है जो बीजेपी उसको एनकैश करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, मंदिर बन गया है, और मुस्लिम कम्युनिटी का भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसको बीजेपी लेके मैदान में जाए, तो इसीलिए हमको नहीं लगता है ये कार्ड बहुत इलेक्शन में बहुत इफेक्टिव होगा। भले ही वो कहे जो मेरे मैनिफेस्टो में था, 3 चीज हमने तीनों को रिडीम किया। हमारी आवाज आपको मिल रही है क्या? तो जो मोदी जी अभी कहना शुरू किए हैं, रिजवी जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है क्या? आप म्यूट हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो। ये ओपिनियन था, अलग अलग तरीके से अपनी बात को वो लोग रख रहे थे, जो चीजें सामने आई हैं। सर आवाज, हाँ सतीश सर, आप बीच में ही आप डिस्कनेक्ट हो गए थे जी, बताया जाए। हाँ, हम ये कह रहे थे जो राम जन्म 92 वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा है। जो पोलराइजेशन उस समय बनाया गया था जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो इसीलिए हमको नहीं लगता है जो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इलेक्शन में। वैसे बीजेपी के लिए कहने के लिए तो होगा, जो मेरे मैनिफेस्टो में 3 चीज था, हमने तीनों वादा पूरा किया। 370 और राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं तो उत्तराखंड में हमने ट्रायल लिया है। कहने के लिए होगा, लेकिन वोटर्स पे
खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, खास करके यूपी, बिहार और जो हिंदी हार्टलैंड है, जहां पर ये फैक्टर माना जाता था कि जो इम्पोर्टेंट रहता है, वहां बहुत बड़ा है। लेकिन जो दूसरा चीज है, जो इंडिया अलायंस के भीतर भी एक कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, जो 2004 रिपीट हो जाएगा, जो हम सुन रहे हैं अभी उनके लीडर्स बोलते हैं। कल हम चिदम्बरम जी को भी सुन रहे थे, जो 2004 में ऐसे हुआ, इंडिया साइनिंग फेल कर गया। तो एक मार्क्स का कहावत है, कहना है, जो हिस्ट्री डजंट रिपीट ऑल द टाइम्स, द फर्स्ट टाइम इट इज फार्स, फर्स्ट टाइम इट इज ट्रेजेडी, सेकंड टाइम इट इज फार्स। तो ऐसा नहीं है 2004 में हो गया इसीलिए 2024 में भी हो जाए, ये चीज वो मान के ना चले, कंप्लेसेंसी नहीं दिखलाएं। और जो इलेक्शनरिंग होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये यात्रा, राहुल गांधी का जो यात्रा था, पहला तो ठीक है, लेकिन जो सेकेंड है वो हमको नहीं लगता है जो बहुत उसका टाइमिंग सही था इलेक्शन के दृष्टिकोण से। क्योंकि जो लास्ट 3-4 मंथ्स में आप किस तरह से इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपका वॉर रूम कैसे फंक्शन कर रहा है, आप कैसे लोकल लेवल, रीजनल लेवल, हर लेवल पे किस तरह से अपने अलाइज के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वो टाइम होता है। तो एक तो वो चीज, दूसरा जो कास्ट सेंसस वाला जो मुद्दा है, वो भी हमको नहीं लग रहा है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। क्योंकि जो कास्ट सेंसस को लेकर के हमको है, जो ओबीसी जो सबसे ज्यादा रहता था उत्साहित, उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं लग रहा है। क्योंकि उसको लग रहा है जो मोर और लेस जो जितना रिजर्वेशन पे है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस है, लीगल हर्डल्स भी हैं। जब तक ऑल इंडिया सेंसस नहीं होगा तब तक ये जो डेटा है वो आएगा, कोर्ट जाएगा। आई मीन कुछ शॉर्ट टर्म में उनको नहीं दिख रहा मिलते हुए। इसीलिए इस इशू को जो राहुल गांधी या कांग्रेस मान के चल रहा था, जो केवल इस इशू को पकड़ लेंगे और लास्ट 4 मंथ्स का जो यात्रा होगा वो गेम चेंजर हो जाएगा, वो भी हमको लगता है स्ट्रैटेजिक मिस्टेक था। चलिए सर, थैंक यू। अब रिजवी जी आपसे अब एक सवाल आखिरी चलते चलते, कि ये जो अभी चुनाव है, जिस तरीके से मोदी काम कर रहे हैं, राम लला का प्राण प्रतिष्ठा, फिर सीए, कई पार्टियों के साथ गठबंधन करना, फिर लगातार ईडी और सीबीआई का जो इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपको लगता है कि नारा भले ही उनका 400 पार का है, कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं लेवल दिख रहा है जो लेवल मोदी के अन्य चुनावों में देखने को मिलता था? हेलो, आवाज आ रही? जी जी, हाँ आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी 100% सहमत हूँ। देखिए, अयोध्या के लिए जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट, एक नैरेटिव तैयार किया गया बीजेपी द्वारा, और तकरीबन 1 महीने तक, जनवरी की 1 तारीख से लेके और 22 तारीख तक उसको सजाया गया, पूरी तरीके से अयोध्या को सजाया गया, सड़कों को सजाया गया। वो जो एक मोमेंटम तैयार करने की, एक वेव तैयार करने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा, वो ख़त्म हो चुकी है, जैसा झा साहब ने भी कहा है। उसके बाद जिस तरीके से रातों रात कोर्ट का ऑर्डर का बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टली, अक्सर कोर्ट को डांटना पड़ता है कि भाई कंप्लायंस क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन एक लोअर कोर्ट से जैसे ही फैसला आया, रातों रात वहाँ पर काशी में मूर्ति रख के पूजा शुरू करवा दी गई, और उसके फौरन बाद अलायंसेस को ऊपर इंडिया अलायंस को तोड़ा गया। जिस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए, उसके बाद नीतीश कुमार के अलग होने के बाद हमने देखा कि सीए भी ले आए, एक आखिरी कार्ड बचा था वो भी खेल दिया गया। तो कहीं ना कहीं पटप तो है ही है, घबराई भी तो बीजेपी नजर आ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो मुझे लगता है चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं चर्चा में है, कितना पेनिट्रेट कर पाएगा नीचे तक ये चीज, कितना समझा पाएगा पोजीशन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके लोगों को, इसके ऊपर तो अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ भी कहना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा कि लोग कितना समझ रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं, ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि लोग समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि मैंने एक बहुत ही सामान्य आदमी से बात करी थी अभी 2 दिन पहले, तो उसने भी कहा कि मैंने सुना है कि मोदी जी ने कुछ भ्रष्टाचार कर दिया और उसकी जांच होने जा रही है।
तो वो पूरी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं समझ रहा था, लेकिन वो ये समझ रहा था कि कुछ न कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। और वो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं समझ रहा था, लेकिन जो बीजेपी की इमेज थी कि क्लीन इमेज, अरविंद केजरीवाल भी घोटाले में इन्वॉल्व हैं, हेमंत सोरेन भी घोटाले में इन्वॉल्व हैं, बिहार की यादव फैमिली भी, लालू यादव की फैमिली भी घोटाले में इन्वॉल्व है, हम बिल्कुल क्लीन हैं, साफ सुथरे हैं। वो इमेज कहीं ना कहीं अगर ये मैसेज जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार ये भी करते हैं, भ्रष्टाचार वो भी कर रहे हैं, तो वो जो इमेज इन्हीं ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनाई थी और लगातार ईडी और सीबीआई को भेज के बनाई भी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं तो डेंट हो रही है। दूसरी चीज एक ये भी है जो आपने बात कही, वो उसमें ये भी है कि जो यूथ्स के अंदर एंगर है, वो एंगर भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार यूपी के अंदर पर्चों का लीक होना, और ये मतलब जिस तरीके की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उस तरीके की उम्मीद थोड़ी कर सकते थे कि रातों रात 1.5-2 दिन का प्रोटेस्ट होगा, कांस्टेबल का पूरा पेपर कैंसिल करके फिर से कराने का आदेश हो जाएगा। अच्छा, फिर से कराने के ये एक प्रेशर था यूथ का, जिस चलिए अब भी जो थे सभी वो लोगों सभी जी 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 ARO के भी पेपर दोबारा, चलिए लिंक का मैं कहीं ना 1 कहीं, मिनट में बताइए जी। और उसके साथ देख ही रहे हैं कि किसान आंदोलन लगातार कर रहा है, उसका असर हरियाणा पे भी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी तो है, उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है जितनी कंफर्टेबल पोजीशन में वो 2019 में थी। मैं 1 मिनट जी, मैं सर बस ये कहूंगा कि 1971 में पाकिस्तान को बहुत बड़ी जीत थी भारत, जी जी जिसका एक ऐतिहासिक महत्व था। मुझे लगता है पिछले 60-70 साल के आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना थी वो, कि भारत ने पाकिस्तान को एक युद्ध में हराया और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। इंदिरा गांधी सरकार को लीड कर रही थी वो। 5 साल बाद जो चुनाव हुए 1976 के चुनाव, इंदिरा गांधी हार गई। तो इस देश की जो मेमोरी है ना, वो बड़ी शॉर्ट है। आप राम मंदिर या तमाम चीजें ठीक है, वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए बड़ा इवेंट था, लेकिन जब आप पाकिस्तान को युद्ध में हरा के 5 साल बाद इलेक्शन में गए, फैक्टर्स कुछ हो लेकिन आप हार जाते हैं जी, तो मुझे लगता है कि लिमिटेड इंपैक्ट है इन चीजों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वक्त कम है और इस कार्यक्रम को हम यही कंक्लूड करते हैं। फिर हमारी कल आपको सभी लोगों से मुलाकात होगी। जो जिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे थे और जिन मुद्दों के सहारे हम चीजों को समझना चाहते थे, क्या वाकई में जो मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और फिर जो स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बनती हुई दिख रही है कि बिहार में हर एक छोटे छोटे दल से भी समझौता करने को लेकर उतने ही आतुर है, जैसे लग रहा है कि वो नीतीश को लाकर भी संतुष्ट नहीं है कि हम 40 में 40 जीत सकते हैं। उन स्थिति में क्या वाकई में वो चीजें दिख रही है, या क्या स्थिति है माहौल पूरे इंडिया में? इन चीजों को समझने के लिए अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, लखनऊ से हमारे साथ मैक जुड़े हुए थे, दिल्ली से सतीश सर जुड़े हुए थे और रिजवी सर भी जुड़े हुए थे। तमाम अलग अलग फील्ड के लोग, 2 पत्रकार, एक पॉलिटिकल साइंस के एक शिक्षक, उनसे हम इन चीजों को समझने की कोशिश की कि सिर्फ नारा है या फिर नारा के बाद जो चीजें दिखने को मिल रही है, क्या वो जो कॉन्फिडेंट लेवल जो मोदी का रहा है, कहीं वो लेवल कहीं न कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है, या फिर ये जो चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है वो एक संकेत तो नहीं है कि 2024 जो कहा जा रहा है जमीनी स्थिति उसके प्रतिकूल है। चलिए इसे खास कार्यक्रम बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।